हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। अब ये आप सक्सेस यार दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बायोलॉजी का जो 27 फरवरी को पेपर है ना, उस दिन के लिए बेहतरीन तैयारी यार। 27 तारीख को एक सरप्राइज भी दूंगा, 26 तारीख को दूंगा। हालांकि 27 तारीख को तो मे भी हो सकता है मैं आपके एग्जाम सेंटर पे किसी न किसी के बच्चे के साथ बैठा रहूं। आप लोग परेशान मत होइए। आप कहेंगे गुरुदेव आप 27 तारीख को हमारे साथ कैसे बैठेंगे, तो मैं आपको वो सरप्राइज आपको दूंगा। जी हाँ, 27 तारीख को खुद मैं आपके साथ बैठा रहूंगा। परेशान मत होइए, किसी न किसी बच्चे के बगल में बैठा रहूंगा बायोलॉजी वाले। इसलिए आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब करें बेहतरीन तरीके से। जी हाँ, बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी की तैयारी मैं आपका करवाऊंगा। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना यार। दबा के शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ। चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है बायोलॉजी वाले यार इतनी यूनिटी है, आपकी स्ट्रांग यूनिटी है। सुने कि मैथ से ज्यादा बायोलॉजी में बैठेंगे बच्चे यार। तो जब मैथ से ज्यादा बायोलॉजी में बच्चे बैठेंगे 2.5 3 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख, तो 10 लाख सब्सक्राइबर करवाओ ना यार। क्या कर रहे हो यार, बेवट की बात। चाहे सब्सक्राइब कर देना अभी के लिए। आपको चैनल को यार ठोक के सब्सक्राइब करना है। एकदम चपुआ वाले क्वेश्चन भाई साहब, एकदम कत्तई जहर वाले आने वाले पेपर में, ठीक है ना। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए हैं वैसे पेपर सेट में सॉल्व कराने वाला। बिल्कुल परेशान मत, पेपर सेट पूरे पूरे में सॉल्व कराने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में। इसलिए यार एकदम छाप दीजिए एकदम क्वेश्चन ये सारे सारे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए, जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो पहले आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, निश्चित उत्तरी रहेगा, अति लघु उत्तरी रहेगा, लघु उत्तरी टाइप 1, लघु उत्तरी टाइप 2 रहेगा और दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे? बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में यहाँ पे है क्या यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, यानी किसमें आपका कीट परागण की क्रिया होती है। देखिए, जो पेपर मैं बगल में लगा रखा हूँ कि देख रहा हूँ कि भाई साहब किस तारीख को कौन सा पेपर आपका है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि आपकी पूरी करवा दें, तैयारी करवा दें और आराम से आप जाइए छाप कराइए। तो आज कंप्यूटर और गणित दोनों का पेपर है, क्लास 10th वालों का, और इंटरमीडिएट वालों का 24 तारीख को है। इंग्लिश का पेपर तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कीट परागण होता है। भाई साहब 4 ऑप्शन है आपके पास। कीट परागण किसमें होता है? 4 ऑप्शन है, गुड़हल, अंजीर, गेहूं या फिर हाइड्रिला। तो जो कीट परागण होता है वो आपका अंजीर में होता है। किसमें होता है? अंजीर में आपका कीट परागण होता है। कीट परागण किसमें होता है? जो कीट परागण की क्रिया होती है, कीट परागण की क्रिया होती है वो आपके अंजीर में होता है। उसके बाद है निभाग पाया जाता है। निभाग किस पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब बताना है कि पराग निभाग है वो किस में पाया जाता है। तो जो निभाग होता है बीजांड में पाया जाता है। निभाग किस में पाया जाता है? नोट करिए लाडलो, बीजांड में। बीजांड में क्या पाया जाता है? आपका निभाग पाया जाता है। छापने वाला क्वेश्चन है। अपरा का कार्य लिखिए। अपरा का क्या कार्य होता है? भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, या ये सभी। तो जो अपरा का कार्य होता है वो भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करना। भ्रूण जो होता है, अपरा का मुख्य कार्य ही होता है भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करेगा। कि कोई बच्चा है, कोई भ्रूण है, भ्रूण कब होता है? जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो भ्रूण का निर्माण होता है। तो जो भ्रूण होता है उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए प्रॉपर। तो अपरा का कार्य ऑक्सीजन की पूर्ति करना और पोषण। भ्रूण को खाना भी तो चाहिए ना, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना और भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, ये अपरा के कार्य होते हैं। तो अपरा के 3 प्रमुख कार्य लिख लीजिए। भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करना, ये सभी अपरा का क्या होता है? कार्य होता है। उसके बाद है यहाँ पे एंड्रोजन से स्रावित होता है। जो एंड्रोजन स्रावित होता है वो कहां से होता है? छापने वाला क्वेश्चन है। लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है, या फिर आपको बताना है यहाँ पे कि स्पर्मेटिड्स के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन जो स्रावित होता है वो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा आपका एंड्रोजन स्रावित होता है। एकदम छापने वाला क्वेश्चन है, एकदम छापने वाला क्वेश्चन। भाई साहब छाप लीजिए एकदम छापने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है यहाँ पे निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है? इसमें नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है। एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर या स्यूडोमोनास। तो जो नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है वो आपका इस स्यूडोमोनास, जो स्यूडोमोनास है यह नाइट्रोजन स्थिरकर्ता
नहीं है, नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है। तो कौन कौन से नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव है लाडलो? एनाबीना, नॉट स्टॉक, एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास इत्यादि जितने भी तीनों हैं नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव हैं, लेकिन स्यूडोमोनास नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने किया था? रामदेव मिश्र ने, हर्बर्ट बायर ने, फ्लेमिंग ने या फिर MS स्वामीनाथन ने? तो पेनिसिलिन की जो खोज किए थे वो फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी। एकदम छापने वाला क्वेश्चन यार, छाप के जाइए। पता नहीं किस बात की देरी है आपको, हमें नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं किसका आप वेट कर रहे हो यार। एकदम कत्तई जहर वाले क्वेश्चन, जब छापने वाले क्वेश्चन करवा रहे हो तो आप लोग छाप नहीं रहे हो यार। सच बताए तो 2 दिन की भाग दौड़ में बहुत नींद आ रही है लेकिन तब भी ये रहता है कि यार सो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे भी एग्जाम है और हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी एग्जाम की भी तैयारी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बेरोजगार घूमते रहते, नहीं यार तैयारी करते हैं। प्री निकला है, मेंस की तैयारी हो रही है, बस आप लोगों का प्यार रहे तो निकल जाएगा। बायोगैस उत्पन्न होता है, बायोगैस उत्पन्न होता है किसके द्वारा? यू बैक्टीरिया के द्वारा, आर्की बैक्टीरिया के द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा या फिर साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। तो बायोगैस जो उत्पन्न होती है वो आर्की बैक्टीरिया के द्वारा होती है। बायोगैस उत्पन्न किसके द्वारा होता है? आर्की बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आर्की बैक्टीरिया के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? आपका बायोगैस उत्पन्न होता है। नोट कर लीजिए, बायोगैस किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आर्की बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद आपका आएगा अति लघुत्तरी प्रश्न। जी एकदम छापने वाले अति लघुत्तरी प्रश्न है, मैं बोल रहा हूं ना, एकदम छापने वाले आपका अति लघुत्तरी प्रश्न करवाऊंगा जो कि आपके बोर्ड में, जी हाँ, आप जाइएगा 27 फरवरी को पेपर में जब 2 PM पर जाएंगे, बैठेंगे सेंटर पर, तो देखेंगे सारे क्वेश्चन लाडलो यहीं से आएंगे। छपे छपाए क्वेश्चन छाप दीजिएगा। सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? जो सिरका उत्पादन होता है इसमें किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? तो सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर ACT जीवाणु का उपयोग किया जाता है। सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर ACT जीवाणु का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? सिरका के उत्पादन में किया जाता है। दूसरा है, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? जो चाय उद्योग होती है तो चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो चाय उद्योग में चाय के पत्तियों का जो किण्वन होता है वह किया जाता है माइकोकोकस कैंडिडेंस। माइकोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा चाय उद्योग में चाय के पत्तियों का क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है। तो किस सूक्ष्म जीव के द्वारा किण्वन किया जाता है? माइकोकोकस कैंडिडेंस। माइकोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किया जाता है। किसके द्वारा? माइकोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा किया जाता है। सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर ACT का उपयोग किया जाता है। छापने वाला क्वेश्चन एकदम छाप डालिए। उसके बाद है यहाँ पे, DNA को केंद्रक में मिलाने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचान किया था? DNA को केंद्रकों में मिलाने वाले जो अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में केंद्रक से प्राप्त अम्लीय पदार्थों को न्यूक्लिन नाम दिया था। याद रखना, न्यूक्लिन नाम किसने दिया था? तो फ्रेडरिक मीसर ने 1869 ईस्वी में केंद्रक से प्राप्त अम्लीय पदार्थों को न्यूक्लिन नाम दिया। और अम्लीय प्रकृति के आधार पर अल्टमान ने 1889 में इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा था। बात समझ में आया? अगला यहाँ पे, बैक क्रॉस किसे कहते हैं? बैक क्रॉस किसे कहते हैं? 27 फरवरी को बायो के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। बायोलॉजी के पेपर में एकदम छापने वाला क्वेश्चन छापिएगा। बैंक क्रॉस किसे कहते हैं आप, या फिर क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो संतति का किसी भी जनक अर्थात शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक से संकरण बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस क्या होता है? तो जो संतति होती है इसका किसी भी जनक अर्थात शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक से संकरण बैक क्रॉस कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़े विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़े विपरीत लक्षणों का क्या किया था? प्रयोग किया था।
तो मेंडल ने मटर, यानी कि जो कि मटर का नाम क्या था, औद्योगिक मटर था पाइसम सेटाइवम, नोट कर लीजिए, पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, यह एक औद्योगिक मटर थी, औद्योगिक मटर थी। इस मटर पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था, मेंडल ने। 7 लक्षणों का वंशागति पर अध्ययन किया था, कितने पर लक्षण किया था, 7। पौधे की ऊंचाई, पुष्प का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग और पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। तो ये 7 विपरीत लक्षण थे, जिसपे मेंडल ने क्या किया था, अपना छापने वाला के औजार छापिए ना, 7 एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद यहाँ पे है जनसंख्या विस्फोट के क्या दुष्परिणाम होंगे। भाई साहब, अगर एक युवक और युवती मिलकर ढेर सारे बच्चा पैदा कर लेंगे तो क्या परिणाम होंगे, ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप हम दो हमारे दो भारत सरकार का क्या नारा है, हम दो हमारे दो भारत सरकार क्या नारा है। अब आप हम दो हमारे अगर आप 100 कर रहे हो तो स्थिति क्या बनेगी, बहुत ही, ये तो बहुत ही भयंकर वाला परिणाम होगा ना। तो क्या लिखेंगे, भोजन की कमी हो जाएगी। भाई साहब, पहली बात, भोजन 2 लोगों का जुगाड़ था, 10 ला लिए तो भोजन कमी हो जाएगी, कपड़ा का कमी हो जाएगी, आवास का अभाव। भाई साहब, एक कमरे में 2 लोगों की रहने की कैपेसिटी है, पता लगा आप 10 पैदा करके उसमें 10 डाल रहे हो, तो 2 लोगों की कैपेसिटी है, तो 10 कहाँ से आएंगे। आवास की कमी हुई कि नहीं, कमी हुई, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे संसाधनों के अनुपात में क्या होगी, अधिक होगी। जितने संसाधन नहीं है उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा क्या हमारे भाई सब बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कमी तो हो ही जाएगी। प्राकृतिक गर्भनिरोध विधि के 2 प्रकार लिखे, कौन कौन से प्राकृतिक गर्भनिरोध है, आवधिक संयम और स्तनपान अनातर्व, अनातर्व। तो ये 2 आपके क्या है, प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधियां हैं। छाप लीजिए, नीचे आ जाइए। लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न एकदम छापने वाला आईएमपी वाला क्वेश्चन है, छापने वाला एकदम आईएमपी वाला क्वेश्चन। आपकी सीरीज शुरू कर दी है, इंग्लिश का पेपर देते देकर आते एकदम खुद पढ़िएगा। अब बायोलॉजी छापना, एकदम बायोलॉजी 70 स्कोर करना है। सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा सिंड्रोम क्या आपको बताना है। तो सिंड्रोम क्या है और सिंड्रोम पर टिप्पणी करना है। किसी रोग के विशिष्ट लक्षणों का समुच्चय ही सिंड्रोम कहलाता है। किसी रोग के विशिष्ट लक्षणों का जो समुच्चय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अनेकानेक लक्षणों का जो समूह एक साथ किसी असामान्य रोग या विकार का द्योतक है, सिंड्रोम कहलाता है। तो सिंड्रोम क्या होता है, किसी रोग के विशिष्ट लक्षणों का समुच्चय सिंड्रोम कहलाता है। अगर कोई भी रोग है और उनके विशिष्ट लक्षणों का समुच्चय है, जैसे कह सकते हैं आप लोग, एक व्यक्ति है, उसकी आंख छोटी है, मत्था बड़ा हो गया है, टुट्टी एकदम दबी हुई है, निकली हुई है, कान एकदम बकुले के आकार के जैसे, बहुत सारी चीजें होती है ना, तब क्या है, वो सिंड्रोम रोग से क्या है, पीड़ित है। ये सब लक्षण है। मत्था चौड़ा हो गया है, तो ये सब क्या है, लक्षण है। उदाहरण के लिए एड्स जैसे रोग से अनेक लक्षण होते हैं, इसलिए इसे एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है। इसी प्रकार के अन्य सिंड्रोम रोग जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम इत्यादि हैं। आ जाइए नीचे, छापने वाले क्वेश्चन है। पुनर्योगज डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई साहब, पुनर्योगज डीएनए क्या होता है आपको बताना है। जाइएगा 24 फरवरी आपका इंग्लिश का है, 27 फरवरी को बायोलॉजी में छाप के आइएगा, कुछ भी हो जाए बायोलॉजी में छपना चाहिए। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, किसी वांछित विजातीय डीएनए खंड को एक वाहक डीएनए खंड से जोड़कर बनाया जाता है, डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। यानी कि पुनर्योगज डीएनए में होता है कि 2 डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे 2 व्यक्ति की शादी पंडित कराते हैं, उसी प्रकार दो खंडों को जोड़ने का काम क्या करता है, पुनर्योगज डीएनए करता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम छापने वाला क्वेश्चन है, समझाने का बेहतरीन तरीका आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो एक वांछित विजातीय डीएनए खंडों के एक वाहक डीएनए खंड को जोड़कर बनाया जाता है और इसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक अनुवांशिक इंजन का एक क्या होता है, विकल्प होता है। प्लाज्मिड क्या है, कभी कभी देता है प्लाज्मिड वेक्टर का नाम लिखिए। तो प्लाज्मिड क्या होता है, जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए के अतिरिक्त स्थित छोटे अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए अणुओं को जिनमें अनुवांशिक चना निहित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। उसके बाद चौथा है, जिन्हीं इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले 2
वाहकों के नाम भी की तो मैं कई बार पता होगा, मे भी आपको याद होगा। तो दो वेक्टर कौन कौन से हैं? पहला आपका देखिए यहाँ पे है होने वाले वेक्टर PBR 322 है, PBR 322 और R1 है, R1 प्लाज्मिड है। तो कितने वेक्टर हैं? दो वेक्टर, PBR 322 और R1 है। PBR 322 कहाँ से होता है? तो इसे ई कोलाई जीवाणु से तैयार किया जाता है, और R1 इसे एप्रोबैक्टीरियम राइजोजीनियम से तैयार किया जाता है। एकदम छापने वाले क्वेश्चन है यार ये क्लास 12 बायोलॉजी के। जाइएगा 27 फरवरी को छापिएगा यार। चैनल को यार सब्सक्राइब करो यार, इतनी देर क्यों कर रहे हो? वीडियो को लाइक करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बोर्ड के बाद आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।